नमस्ते बच्चों। आज हम समाजशास्त्र का जो दूसरा अध्याय है जनसंख्या संरचना में भारतीय समाज ग्रामीण नगरीय संलग्नता और विभाजन का जो अगला टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है ग्रामीण नगरीय विभाजन या विभिन्नताएं। ग्रामीण नगरीय विभाजन को निम्न प्रकार दर्शाया गया है। पहला है आकार और जनसंख्या, यानी कि आकार और जनसंख्या के आधार पर नगरीय विभाजन कैसे होता है। 1901 में भारत में लगभग 89% जनसंख्या गाँव में निवास करती थी, यानी कि 89% जनसंख्या जो गाँव में रहती थी और लगभग 11% जनसंख्या जो वो का नगरों में निवास करती थी। 110 वर्ष पश्चात 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या 68.84% तथा शहरी जनसंख्या 31.16 है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से निकल कर के व्यक्ति शहरी क्षेत्रों में निवास करने लगे। स्पष्ट है कि नगरों की जनसंख्या में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई, यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि धीरे धीरे जो जनसंख्या है वो नगरों की तरफ बढ़ी है। यह परिवर्तन उद्योग आधारित नगरीय जीवन शैली के बढ़ते महत्व तथा आधुनिक विकास की अवधारणा का प्रभाव है। और यह परिवर्तन क्यों हुआ कि शहरों के अंदर उद्योगों की अधिकता के कारण और नगरीय जीवन शैली के महत्व को, यानी कि नगरीय जीवन शैली को अपनाने के लिए व्यक्ति जो है आधुनिक विकास के लिए व्यक्ति शहरों की तरफ बढ़ने लगे, इसीलिए शहरों में जनसंख्या बढ़ने लगी। फिर है विवाह, परिवार एवं नातेदारी। पहला है परिवार। भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना में अधिकांशतः विस्तृत एवं संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं, यानी कि गाँवों में जो परिवार होते हैं वो क्या होते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं, जबकि नगरीय सामाजिक संरचना में अधिकांश परिवार एकाकी होते हैं, यानी कि नगरों के अंदर जो परिवार होते हैं वो एकाकी होते हैं, यानी कि अपने सीमित आकार में ही रहते हैं। फिर आगे तीसरा आता है विवाह। ग्रामीण समूह में विवाह एक धार्मिक संस्कार है। नगरीय समुदाय में विवाह को संस्कार के स्थान पर समझौता मानने की प्रवृत्ति बढ़ी है, यानी कि नगरों में विवाह को एक संस्कार न मान करके एक संस्कार के स्थान पर समझौता मानने की प्रवृत्ति बढ़ी है। गाँव में विवाह की आयु कम होती है, यानी कि गाँव में विवाह छोटी उम्र में ही बच्चों का विवाह करवा दिए जाते हैं, किंतु शहरों में अधिक गाँव में परंपरागत रूप से, यानी कि शहरों में जो है बड़ी उम्र के बाद में या बड़ी आयु के बाद में विवाह संपन्न कराए जाते हैं। गाँव में परंपरागत रूप से तलाक स्वीकृत नहीं है, यानी कि गाँवों के अंदर तलाक को स्वीकृति नहीं दी जाती है, क्योंकि विवाह को एक वो संस्कार के रूप में मानते हैं। लेकिन नगरों में जो है तलाक को स्वीकृति दी गई है। गाँव में विवाह उप जाति में ही स्वीकृत होता है, यानी कि अपनी जाति के अंदर ही स्वीकृत होता है, जबकि नगरों में उप जाति के बाहर भी विवाह दिखाई पड़ते हैं, यानी कि दूसरी जाति में भी विवाह की जो प्रथा है वो शहरों में ही दिखाई देती है। फिर आगे है कि गाँव में विधवा पुनर्विवाह प्रचलित नहीं है। गाँव में जो है विधवा पुनर्विवाह प्रचलित नहीं है, जबकि नगरों में है विवाह को कानूनी स्वीकृति दी गई है, यानी कि पुनर्विवाह की स्वीकृति शहरों में दी गई है। फिर तीसरा है नातेदारी। ग्रामीण समुदाय में नातेदारी के संबंध में काफ़ी घनिष्ठ होते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में नातेदारी के संबंध अत्यंत ढीले होते हैं। फिर आगे है जाति के बारे में। गांव में जाति संस्थानात्मक व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि गांव के अंदर जो होता है एक व्यक्ति अपनी जाति के अंदर रह करके अपने क्रियाकलापों को या अपनी परंपरा को निभाता है। उसी के अंतर्गत नगरों में समुदाय में संस्थान का आधार जाति न होकर व्यक्ति की अर्जित हैसियत होती है, यानी कि नगरों के अंदर जो है वो क्या जाति क्या होती है कि उसके जैसे ही व्यक्ति को ढूंढ करके वो अपने नए समाज की स्थापना करता है। स्थानीय स्वशासन। गांव में स्थानीय स्वशासन की इकाई होती है, ग्राम पंचायत होती है, यानी कि वहाँ की गांव का जो पूरा है कार्यभार कौन संभालता है, ग्राम पंचायत संभालती है, जो ग्रामीण सत्ता एवं शक्ति का केंद्र होती है, यानी कि इसके अंतर्गत ही ग्रामीण क्षेत्र के सारे कार्य या उसी के अधीन रहकर के व्यक्ति अपने कार्य संपादित करता है। और नगरीय क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की इकाई नगर पालिका या परिषद या नगर निगम होती है, यानी कि नगरों का विकास करने के लिए या वहाँ की व्यवस्था को संभालने के लिए नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम होते हैं। ग्राम पंचायतें दलील व्यवस्था से दूर
होती है। यानी कि ग्राम पंचायतें जो अपने स्तर पर ही किसी भी समस्या का निवारण करती है, लेकिन नगरीय परिषदें दलील व्यवस्था के अधीन होती है। लेकिन नगरों के अंदर ये जो परिषदें है वो दलील व्यवस्था के अंतर्गत होती हैं। फिर है आर्थिक संस्थाएं। ग्रामीण भारत में अधिकांश लोग कृषि तथा पशुपालन से जुड़े होते हैं, यानी कि वहाँ के लोग जो है कृषि से संबंधित होते हैं, जबकि नगरों में अधिकांश जनसंख्या कृषि तथा पशुपालन से इतर निर्माण तथा सेवा क्षेत्र में जुड़े होते हैं। यानी कि शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर व्यवसाय के अंतर्गत जुड़े हुए रहते हैं। फिर धर्म। भारतीय ग्राम धर्म प्रधान है। एक ग्रामीण के जीवन में धार्मिक संस्कार एवं उत्सव अभिन्न अंग है। नगरीय समुदाय में ग्रामीण समुदाय की तुलना में धर्म निरपेक्षता के गुण अधिक पाए जाते हैं। फिर है शैक्षणिक संस्थाएं। गाँव में औपचारिक से ज़्यादा अनौपचारिक शिक्षण जाति, परिवार, बुजुर्ग लोग, मित्र समूह से होता है। यानी कि औपचारिक संस्कार जो है वो किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? बच्चों को जाति, परिवार, बुजुर्ग लोग, मित्र समूह से होता है। जबकि नगरीय समाज में शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य अधिकांश औपचारिक संस्थाओं से होता है। यानी कि यहाँ पर नगरों के अंदर शिक्षा की जो शुरुआत होती है वो औपचारिक संस्थाओं से, यानी कि विद्यालय इनसे प्रारंभ होती हैं। फिर 8वां परिवर्तन, प्रतिमान एवं मूल्य। गाँव की तुलना में परिवर्तन की गति अपेक्षाकृत अधिक तेज है। यानी कि गाँव की तुलना में शहरों के अंदर जो है परिवर्तन की जो गति होती है अपेक्षाकृत तेज होती है। ग्रामीण समुदाय में व्यवहार के प्रतिमान मूल्य अनौपचारिक है, जबकि नगरों समुदाय में औपचारिक है। यानी कि गाँव के अंदर जो है व्यवहार का जो प्रतिमान है, यानी आपसी व्यवहार जो है वो अनौपचारिक रूप से होता है, जबकि नगरों में जो होता है औपचारिक रूप से होता है। समरूपता एवं विभिन्नता। ग्रामीण सामाजिक संरचना 21वीं शताब्दी में व्यवसाय, सीमित आवश्यकताएं, पहनावे, खान पान, रहन सहन, भाषा, बोली, परिवार, विवाह आदि आधारों पर जहाँ समरूप है, वही इन्हीं आधारों पर नगरीय सामाजिक संरचना विभिन्नता लिए हुई है। यानी कि समरूपता एवं विभिन्नता। ग्रामीण समाज में 21वीं शताब्दी में व्यवसाय, सीमित आवश्यकता है, यानी कि लोगों के व्यवसाय जो है वो सीमित आवश्यकताओं को लेकर है। वहाँ के पहनावे, खान पान, रहन सहन, भाषा, बोली, परिवार, विवाह आदि आधारों पर एक जैसे है, यानी कि सभी का रहन सहन, खान पान एक जैसा होता है। वहीं इन्हीं आधारों पर नगरीय समाज संरचना विभिन्नता लिए हुए होती है। यानी कि नगरों के अंदर खान पान, रहन सहन, पहनावे, उनकी आवश्यकताएं सारी अलग अलग होती हैं। फिर सामूहिकता तथा व्यक्तिवादिता। गाँव में परिवार सामाजिक संरचना की एक सबसे छोटी सामाजिक इकाई है। यानी कि गाँव के अंदर जो परिवार और सामाजिक संरचना जो है वो सबसे छोटी इकाई है, इसीलिए गाँव को छोटी इकाई के रूप में माना जाएगा। यहाँ निर्णय सामूहिक आधार पर लिए जाते हैं। नगरों में व्यक्ति सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई है और व्यक्तिवादिता निर्णय की प्रमुख आधार है। यानी कि व्यक्ति अपने स्वयं के आधार पर या अपने विवेक के आधार पर ही निर्णय लेता है। सामान्यीकरण एवं विशेषीकरण, सम विभाजन। गाँव में परंपरागत रूप से व्यवसायों का विभाजन जाति आधार पर होता है, यानी कि जिसकी जैसी जाति होती है वही उसी में कार्य करता है। यद्यपि यजमानी प्रथा के कमजोर पड़ने से उनमें सामान्यीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। नगरों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण प्रक्रियात्मक अंतर्निर्भरता पाई जाती है, यानी कि अपने योग्यता के आधार पर व्यक्ति कार्य करते हैं। फिर है संबंधों की प्रकृति। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में प्राथमिक आमने सामने के अनौपचारिक संबंधों की अधिकता होती है, जबकि नगरीय क्षेत्र में के लोग द्वितीय औपचारिक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। फिर 13 है गतिशीलता। गाँव में गतिशीलता कम तथा स्थायित्व अधिक पाया जाता है, जबकि नगर में सामाजिक व भौगोलिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है। सहजता एवं सरलता। ग्रामीण सामाजिक संरचना में जहाँ सहजता एवं सरलता के तत्वों की प्रधानता होती है, वहीं नगरीय सामाजिक समाज में बनावटीपन, जटिलता और कृत्रिमता की प्रधानता होती है। यानी कि गाँव के अंदर जो सामाजिक संरचना है वो समाज से जुड़ी हुई जो गतिविधियाँ हैं वो सहज और सरलता के तत्वों की प्रधानता होती है, यानी कि सरल और सरलता। अब आगे है सामाजिक समस्याएं। गाँव में समस्याएं अति सामान्य प्रकार की होती है, उनमें जटिलताएं नहीं होती है। उनका निवारण अधिकांशतः गांव के स्तर पर कर दिया जाता है, यानी कि गांव के लोगों की समस्याओं का निस्तारण गांव के स्तर पर ही कर दिया जाता है। दूसरी तरफ नगरीय समस्याएं जो होती है वो जटिल होती है और उसके निवारण के लिए औपचारिक संस्थाओं के हस्तक्षेप की आवश्यकताएं
पड़ती है, यानी सरकारी संस्थाएं जो हैं उनमें जाकर के उनकी समस्याओं का निवारण किया जाता है। फिर आगे सुरक्षा। गाँव में प्राथमिक संबंध, घनिष्ठता, सहयोग, भाईचारे आदि के कारण सामान्यतः सुरक्षा संबंधी प्रश्न नहीं उठते, जबकि नगरों में अपरिचय बोध, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिवादिता के कारण सुरक्षा एवं एक गंभीर समस्या बन जाती है। यानी कि गाँव के अंदर जो है व्यक्ति समूह में रहते हैं और आपसी सहयोग के कारण एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं। वहीं पर जो है नगरों में जो है व्यक्ति जो है एक दूसरे से अपरिचित होने के कारण आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण यानी एक दूसरे की होड़ के कारण इसमें कारण गंभीरता बनी रहती है। फिर आगे है मनोरंजन। गांव में मनोरंजन के परंपरागत साधन जो है लोकगीत, उत्सव, बच्चों के खेल, किस्से, कहानियाँ आदि ही विद्यमान होती है। यानी कि लोग वहाँ गांव के लोग जो है अपने परंपरागत साधन जो उसी के आधार पर अपना मनोरंजन करते हैं, जबकि नगरों में रंगमंच, सिनेमा, संगीत, नृत्य, कला केंद्र, सार्वजनिक बाग बगीचे, व्यापार मेले आदि मनोरंजन के साधन हैं। फिर आगे है सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा। ग्रामीण समुदाय सहयोग पर आधारित है, यानी कि गाँव में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोग आपसी सहयोग के द्वारा अपना कार्य करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में जो है गलाकार प्रतिस्पर्धा नगरीय समुदाय की एक प्रमुख विशेषता है। गलाकार प्रतिस्पर्धा एक दूसरे को निम्न दिखा करके आगे बढ़ने की जो होड़ है वो नगरों में दिखाई देती है। फिर आगे है यातायात। गांव में यातायात के परंपरागत साधनों का प्रयोग ज़्यादा होता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यातायात के आधुनिकतम साधनों का प्रयोग होता है। फिर आगे पहनावा अथवा फैशन। ग्रामीण लोगों का पहनावा परंपरागत होता है, यानी कि अपने परंपरा के आधार पर जो पोशाक होती है उसी का प्रयोग वो करते हैं, उसमें बदलाव बहुत कम देखने को मिलते हैं, जबकि नगरीय लोगों की रुचियाँ पहनावा के संदर्भ में काफ़ी परिवर्तनशीलता आधुनिक होती है, यानी कि समय के अनुसार उनका पहनावा बदलता रहता है। फिर आगे तकनीकी का इस्तेमाल। ग्रामीण क्षेत्र तकनीकी के प्रयोग के मामले में नगरीय क्षेत्रों से पीछे हैं। फिर है आगे है सांस्कृतिक परिवर्तन। नगर सांस्कृतिक आविष्कार, प्रसार एवं संपर्क के केंद्र है। यहाँ से ही सांस्कृतिक बदलाव की प्रक्रिया गाँव की तरफ जाती है, यानी कि संस्कृति का जो परिवर्तन है वो नगरों में अधिक दिखाई देता है। फिर है ग्रामीण नगरीय संलग्नता, यानी कि गाँव और नगरों में एक जैसा संलग्नता जो है आपस में मिलाव कैसा है। गांव तथा नगर के बीच विभाजन के होते हुए भी दोनों एक दूसरे से पूर्णतः पृथक नहीं है, यानी कि दोनों में इतने विभिन्नता होते हुए भी फिर भी दोनों में जो है दोनों एक दूसरे से पूर्णतः पृथक नहीं है, दोनों अलग नहीं है। इन दोनों में समकालीन समय में आदान प्रदान तथा अंतःक्रिया में काफ़ी वृद्धि हुई, यानी कि गांव के द्वारा जो कच्चा माल जो होता है वो नगरों में जाता है और नगरों के द्वारा जो माल का निर्माण होकर के वापस गांव में जाता है। कच्चे माल, अनाज, सब्जियां, फल, दूध तथा मानव श्रम के लिए नगर गांवों पर आश्रित है, यानी कि इन सभी के लिए जो है वो गांव पर आश्रित है नगर। तो शिक्षा, चिकित्सा, निर्मित माल, आजीविका आदि के लिए गांव नगरों पर निर्भर है, और शिक्षा, चिकित्सा और पक्के माल के लिए और अपने आजीविका चलाने के लिए गांव जो है वो नगरों पर आधारित है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। दोनों की यह प्रक्रियात्मक निर्भरता के कारण ग्रामीणीकरण, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होने के कारण ग्रामीणीकरण, नगरीकरण तथा ग्राम्य नगरीय में आदि अवधारणा हुई है। ग्रामीण नगरीय संलग्नता को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। मिश्रित जीवन। पहला है मिश्रित जीवन, यानी कि दोनों का जो जीवन है वो मिला जुला होता है। तकनीक का प्रसार, पारंपरिक आत्मनिर्भरता, जनसंपर्क एवं जनसंचार के साधन, गतिशीलता, जीवन शैली, परिवार की प्रवृत्ति का प्रभाव, लोकतंत्र की बौद्धता, जनशक्ति का प्रभाव, नगरीकरण की प्रक्रिया, सांस्कृतिक प्रसार, व्यावसायिक निर्भरता आदि। फिर आगे स्पष्ट है कि गांव एवं नगर परस्पर निकट आ रहे हैं, जिनमें दोनों की विशेषताएं एक दूसरे के समाज में प्रविष्ट हो रही है, यानी कि धीरे धीरे गांव और नगर जो क्या हो रहे हैं आपस में निकट आ रहे हैं, और जिनमें दोनों की विशेषताएं एक दूसरे के समाज में प्रविष्ट हो रही है, यानी कि दोनों एक दूसरे की परंपराओं को देख करके, उनकी सामाजिक गतिविधियों को देख करके एक दूसरे की संस्कृति को अपनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।